उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। हमने टोटल 82 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन थे। तो 82 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 82 के आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 83 क्वेश्चन है। निम्न में से समाज को एक सावयव के रूप में माना है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी कॉम्ट, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्पेंसर। सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म किसने कहा? स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में दिए गए उपागमों का प्रयोग दुर्खिम ने अपनी किस अन्य पुस्तक में किया? ऑप्शन ए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन 3 प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में दिए गए उपागमों का प्रयोग दुर्खिम ने किस में किया है? तो सुसाइड में किया है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने निम्न में से किस अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए अधिसत्ता, ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया, ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप और ऑप्शन डी वर्स्ट हैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 वर्स्ट हैंड, जिसे हम बोलते हैं सहज बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूपों को लुईस कोजन ने 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रघटनाओं पर बने आदर्श प्रारूप, ऑप्शन सी सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप, ऑप्शन डी विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजनीतिक प्रघटनाओं के बने आदर्श प्रारूप का बात मैक्स वेबर नहीं करते। ऐतिहासिक विशेषताओं, सामाजिक यथार्थ और विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की नहीं बताई गई है? ऑप्शन ए वे व्यक्ति से बाह्य होते हैं, ऑप्शन बी उनके विशिष्ट सामाजिक लक्षण तथा निर्धारित तत्व होते हैं, ऑप्शन सी वे किसी व्यक्ति समूह की तुलना में अधिक स्थायी नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी उनके पास व्यक्तियों को बात करने की शक्ति होती है। तो इनमें से सामाजिक तत्व की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी ये सामाजिक तत्व की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है स्थायी तो नहीं होता है, पर इसमें क्या सामाजिक तत्व में क्या होता है? स्थायी तो होता है, होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेबर के आदर्श प्रारूप का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए आदर्श प्रारूप यथार्थ स्थितियों में समानताएं और विचलन निश्चित करने के लिए विश्लेषणात्मक निर्मिति है, ऑप्शन बी या ना तो सांख्यिकी औसत है ना ही प्रकल्पना, ऑप्शन सी या समाज के नैतिक आदर्शों से संबंधित होते हैं, ऑप्शन डी अपनी अमूर्तता के स्तर के आधार पर 3 तरह के आदर्श प्रारूप होते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 या समाज के नैतिक आदर्शों से संबंधित होते हैं, ये आदर्श प्रारूप का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धार्मिक आदर्शों और पूंजीवाद के बीच वेबर द्वारा बताई गई संबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति के निर्माण तथा अप्रतिबंधित व्यय ने पूंजी के पुनर्निवेश में मदद की, ऑप्शन बी लाभ कमाने की प्रोटेस्टेंटवादी व्याख्या व्यापारिक गतिविधियों का समर्थन करती है, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट ने उत्पादन के मानकीकरण तथा विशेषीकृत श्रम विभाजन को प्रोत्साहित किया था, और ऑप्शन डी
पश्चिमी पूंजीवाद की वृद्धि केवल प्रोटेस्टेंट नैतिकता पर निर्भर नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। संपत्ति के निर्माण तथा अप्रतिबंधित व्यय ने पूंजी के पुनर्निवेश में मदद की। तो ये मैक्स वेबर के द्वारा नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आदर्श प्रारूपिक नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, कार्यालय संस्थानात्मक व्यवस्था में संगठित होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक कार्यालय के कुछ दायित्व होते हैं और उन्हें पूरा करने का अधिकार होता है। ऑप्शन सी, कार्यालय का कार्य नियमों में बंधा होता है। और ऑप्शन डी, नियम नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका जो गलत आंसर सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मतलब 4 जो दिया है, क्योंकि नौकरशाही में नियम बने हुए होते हैं। इसमें क्या लिखा है? नियम नहीं बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ चेतना की उपज है, ना कि चेतना पदार्थ की उपज है। ऑप्शन बी, द्वंद्ववाद निषेध के निषेध नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। और ऑप्शन डी, मार्क्स ने द्वंद्व का विचार हीगल से लिया। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन 1, मतलब ए, पदार्थ चेतन की उपज है, ना कि चेतना पदार्थ की उपज है। ये उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति कार्ल मार्क्स की दृष्टि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति कार्ल मार्क्स की दृष्टि में वर्ग का निर्माण करने के लिए जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए, विज्ञान एवं तकनीकी। ऑप्शन बी, जनसमूह का भौतिक केंद्रीकरण। ऑप्शन सी, उनके बीच में सहज संप्रेषण। और ऑप्शन डी, वर्ग चेतना में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विज्ञान एवं तकनीकी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच अंतर किसने किया? ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। और ऑप्शन डी, रॉल्फ डेंड्रॉफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड में देख लीजिए, आप लोग के लिए इंग्लिश वाला लगा हुआ है। जिनको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश में देख सकते हैं। पूंजीवादी भावना इस पर आधारित है। ऑप्शन ए, तर्कसंगत आर्थिक कार्य। ऑप्शन बी, कार्य के नए तरीकों को अपनाने से अनिच्छुकता। ऑप्शन सी, कर्मचारियों से निजी संबंध। ऑप्शन डी, कम काम और अधिक वेतन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तर्कसंगत आर्थिक कार्य पर पूंजीवाद की भावना आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन किया है? ऑप्शन ए, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन डी, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। और ऑप्शन डी, द जर्मन आइडियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, द जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद, मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात कार्ल मार्क्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रकृति निर्भर करती है। ऑप्शन ए, उत्पादन का तरीका। ऑप्शन बी, उत्पादन की शक्ति। ऑप्शन सी, उत्पादन के साधन। और ऑप्शन डी, उत्पादन के संबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्पादन का तरीका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए, देरिदा। ऑप्शन बी, मिशेल फूको। ऑप्शन सी, जॉन बॉडिलॉर्ड। और ऑप्शन डी, उल्रिच बेक। तो इन सब में से सही जो आंसर है उल्रिच बेक उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है ये बताना है हमें। सॉरी, कुछ ठीक है। ऑप्शन जो 2 कथन दिए गए हैं ए और बी, उत्पादन की शक्तियों और संबंध समाज की मूल संरचना अर्थात आर्थिक संरचना बनाते हैं, जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचनाएं विकसित होती हैं। अधिसंरचनाएं अर्थात राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, दार्शनिक,
तथा अन्य संस्थाएं आर्थिक आधार पर निर्भर करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति और आर्थिक आधार के प्रति भी प्रतिक्रिया करती हैं। तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है। तो ये दोनों ही कथन जो दिए हैं कार्ल मार्क्स के वो सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी तार्किकीकरण, ऑप्शन सी उपलब्धि उन्मेष और ऑप्शन डी जो दिया है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। इनमें से कौन सा आधुनिकीकरण से नहीं संबंधित है? तो ऑप्शन ए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये परंपरागत समाज की विशेषता है, ना कि आधुनिकीकरण समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एमएन श्रीनिवास द्वारा वर्णित संस्कृतिकरण की विशेषता निम्नवत है, इनमें से कौन सी विशेषता इनके वर्णन में से सम्मिलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी विशेषता एमएन श्रीनिवास ने नहीं बताई है? संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक कार्य धर्म निरपेक्ष धार्मिक स्थिति के बीच की खाई को पाटना था, ऑप्शन सी यह प्रक्रिया केवल पदमूलक परिवर्तन लाती है, और ऑप्शन डी जब एक जाति धर्मनिरपेक्ष शक्ति अर्जित करती है तो उसके लिए उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीक जैसे प्रथाएं, अनुष्ठान, जीवन शैली आदि को अपनाना आवश्यक नहीं होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मतलब 4। इसकी बात एमएन श्रीनिवास ने नहीं की है। बाकी ये तीनों विशेषताएं संस्कृतिकरण की एमएन श्रीनिवास द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण द्वंद्वात्मक है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। निम्न में से कौन सा इस द्विधारी द्वैधता के अनुसार नहीं है? तो ऑप्शन ए सार्वभौमिकीकरण बनाम विशिष्टीकरण, ऑप्शन बी सजातीयकरण बनाम विभेदीकरण, ऑप्शन सी केंद्रीयकरण बनाम सान्निध्यता, और ऑप्शन डी जो है एकीकरण बनाम विखंडन। तो इसमें से वैश्वीकरण द्वंद्वात्मक है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। तो ये किस पर आधारित है? ऑप्शन सी केंद्रीकरण बनाम सान्निध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिक संस्कृति को पूंजीवाद से जोड़ा। ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी एकाधिकार, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी, और ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए देरिदा, ऑप्शन बी गॉडलियर, ऑप्शन सी फूको, और ऑप्शन डी लेमर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए देरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रभु जाति, ऑप्शन बी क्षैतिजीय गतिशीलता, ऑप्शन सी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, और ऑप्शन डी द्विपक्षीय प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सी विशेषता संस्कृतिकरण की एमएन श्रीनिवास द्वारा नहीं बताई गई? तो ये है क्षैतिज ये गतिशीलता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं, इनके द्वारा वर्टिकल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद किया? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी जीएस घुर्ये, और ऑप्शन डी सी एमएन श्रीनिवास, और ऑप्शन डी है डीपी मुखर्जी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्चिमीकरण का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए नैतिक दृष्टि से तटस्थ, ऑप्शन बी व्यापक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया, ऑप्शन सी मानवतावाद और राष्ट्रवाद को अपने में सम्मिलित नहीं करता है, और ऑप्शन डी जो है इसमें धर्मनिरपेक्षीकरण सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, या मानवतावाद और राष्ट्रवाद को अपने में सम्मिलित नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाज के प्रमुख विज्ञान की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी जीएस गुर्जे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जीएस घुर्ये का योगदान नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए जाति और जनजातियों का निर्वंशीय विज्ञान, ऑप्शन बी ग्रामीण शहरीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक तनाव भारतीय कला, और ऑप्शन डी मूल्यों की सामाजिक संरचना। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसकी बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी, ना कि आपके जीएस घुर्ये करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जब संप्रेषण किसी नियोजित चैनल के बिना प्रवाहित होता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंखला संप्रेषण, ऑप्शन बी लिखित संप्रेषण, ऑप्शन सी क्षैतिज संप्रेषण, ऑप्शन डी ग्रेपवाइन संप्रेषण। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्रेपवाइन संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान का है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये सारी बुक्स दी गई हैं, ये है, और इधर सब जो दिए गए हैं राइटर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये किसकी है? जीएस घुर्ये की बुक है। तो ए से 2 देखिए इसमें है और इसमें है। कास्ट क्लास एंड पावर, ये है आंद्रे बेते की, तो बी का 3, तो ये भी इसमें है और ये भी इसमें है। तो सी कौन सा है? कास्ट प्राइड, मतलब कास्ट प्राइड किसकी है? वो देखो ये है मुकुल शर्मा की। तो सी का 1 मतलब 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, नहीं, सी कास्ट प्राइड जो है मनोज मित्ता की है, मित्ता की है, और कास्ट एंड नेचर जो है मुकुल शर्मा की है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अग्रिम संगठन प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी एक संज्ञानात्मक मानचित्र प्रदान करना जो विद्यार्थियों को सामग्री से जोड़ने और याद रखने में मदद करता है, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुदेशन को स्व अधिगम से बदलना, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सीखने से पहले तथ्यों को याद करने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक संज्ञानात्मक मानचित्र प्रदान करना जो विद्यार्थियों को सामग्री से जोड़ने और याद रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशनल शिक्षक सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी चार्ट, और ऑप्शन डी स्लाइड, और ऑप्शन ई जो दिया है मानचित्र। इनमें से हमें बताना है कौन सी द्विआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ट्रांसपेरेंसी ये नहीं होगा, तो ए जिसमें जिसमें है ये कट जाएगा। नेक्स्ट पोस्टर होगा, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। चार्ट भी होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है। डी स्लाइड, तो स्लाइड नहीं होगा। ई मानचित्र, तो जो हमारा जो सही आंसर है वो है ए बी सी और ई, मतलब पोस्टर, चार्ट और मानचित्र। ये क्या है? द्विआयामी शिक्षक सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान द्वारा व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास एवं सिद्धांतों को बोध कराया जाता है, ऑप्शन बी केवल परीक्षा शिक्षण प्रतिमान द्वारा प्रत्यय तथा तथ्यों का अबोध एवं संज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, ऑप्शन सी संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान प्राथमिक रूप से आगमन तर्क एवं अवधारणा के विकास के लिए उपयोगी है, और ऑप्शन डी सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का विकास कार्ल रोजर द्वारा किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान प्राथमिक रूप से आगमन तर्क एवं अवधारणा के विकास के लिए उपयोगी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह प्रकृति में मूर्त है। ऑप्शन बी, यह अधिगम के सिद्धांतों के विभिन्न अनुप्रयोगों का सुझाव देता है। ऑप्शन सी, इसका संबंध व्यवहार परिवर्तन से है। ऑप्शन डी जो है, यह शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बनाने में सहायक है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है, सही नहीं मतलब गलत बताना है, यह प्रकृति में मूर्त है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? अमूर्त। बाकी जो है सॉफ्टवेयर उपागम की विशेषताएं ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल हार्डवेयर है जिसकी सहायता से अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है? ऑप्शन ए, रिकॉर्ड प्लेयर। ऑप्शन बी, एपिडाइस्कोप। ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और ऑप्शन डी, मैजिक लैंटर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, एपिडाइस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी अधिगम की समूह अन्वेषण विधि के नीचे चरण दिए गए हैं। इसे क्या करना है? क्रमबद्ध तरीके से, मतलब क्रोनोलॉजी से हमें लगाना है। ऑप्शन ए है क्रियान्वयन की योजना। ऑप्शन बी, समस्या का चयन। ऑप्शन सी, सूचना एकत्रीकरण। ऑप्शन डी, अंतिम प्रतिवेदन की तैयारी और प्रस्तुतिकरण। और ऑप्शन ई जो है, आंकड़ों का विश्लेषण और संश्लेषण। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, समस्या का चयन। फिर क्या होगा? क्रियान्वयन की योजना, ये 2 होगा। फिर क्या करेंगे? हम सूचना एकत्रीकरण करेंगे, ये 3 होगा। फिर क्या करेंगे? आंकड़ों का विश्लेषण, ये 4 होगा। और ये क्या होगा? 5 होगा। तो इसमें जो सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सहायक अधिगम का लाभ है? ऑप्शन ए, निर्देशित अधिगम। स्वनिर्देशित अधिगम। ऑप्शन बी, सीमित अनुभव। ऑप्शन सी, परोक्ष अधिगम। और ऑप्शन डी, असंरचित सूचना। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है स्वनिर्देशित अभिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम का लाभ क्या है? स्वनिर्देशित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अधिगम की ड्रिल विधि मतलब मोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कमजोरियों को दूर करने और अभ्यासों के पैटर्न को अपनाता है। ऑप्शन बी, सीखने की गति अधिगमकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी, इसमें प्रतिपुष्टि का प्रावधान है। ऑप्शन डी, अभ्यास प्रश्न उसी समय बनाए जाते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अभ्यास प्रश्न उसी समय बनाए जाते हैं। ये क्या है? गलत है। इसमें हमें क्या बताना है? गलत बताना है। बाकी ये तीनों जो दिए हैं सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह प्रयासों को सफल बनाने के लिए एक शैक्षिक उपकरण है। ऑप्शन बी, यह प्रकृति समग्र है। ऑप्शन सी, यह स्वयं सुधार योग्य है। और ऑप्शन डी, यह तार्किक व्यवस्थित लेकिन कठोर है। तो इसमें हमें बताना है क्या गलत है। तो ऑप्शन डी गलत है, यह तार्किक व्यवस्थित लेकिन कठोर है, ये क्या है? गलत है। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सोशियोलॉजी क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया। 10 क्वेश्चन जो दिए गए थे वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड और किसके? आईसीटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह ने समाज के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन ए, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। और ऑप्शन डी जो है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें से कौन सा नहीं प्रयोग किया है योगेंद्र सिंह ने? तो प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण योगेंद्र सिंह के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और संरचनात्मक दृष्टिकोण, इन तीनों का प्रयोग योगेंद्र सिंह ने अपने अध्ययन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, जीएस घुर्ये। ऑप्शन बी, आरके मुखर्जी। ऑप्शन सी, पीएच प्रभु। और ऑप्शन डी, डीपी मुखर्जी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीएस घुर्ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए हॉबहाउस, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी वीरकांत। तो इसमें से कौन समर्थक नहीं है? तो ऑप्शन डी वीरकांत नहीं है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, मतलब फॉर्मल स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का पहला विभाग 1919 में किस भारतीय विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बम्बई विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी पुणे विश्वविद्यालय। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ये एक डिफिनेशन है, किसने दी है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमल, ऑप्शन बी एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्स और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एच.एम. जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जी.एस. घुरिया द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी सोशल इकोलॉजी, ऑप्शन सी गॉड्स एंड मैन और ऑप्शन डी सोशल टेंशन इन इंडिया। तो इसमें से कौन सी बुक जी.एस. घुरिया द्वारा नहीं लिखी गई? तो ऑप्शन बी सोशल इकोलॉजी, ये रामचंद्र गुहा की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने इतिहास के विश्लेषण के लिए गौड़ सबअल्टर्न अध्ययन का प्रयोग किया? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी रणजीत गुहा और ऑप्शन डी सुरजीत सिन्हा। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन सी रणजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय समाजशास्त्र की जुड़वा बहन कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक मानव शास्त्र, ऑप्शन बी राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी इतिहास। तो समाजशास्त्र की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक मानव शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थता को किसने उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता कहा है? ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी लुइस ड्यूमा, ऑप्शन सी माइक ओ डोनेल और ऑप्शन डी जॉन बॉडिलार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 जॉन बॉडिलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक समाज और कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मनुष्य तक सीमित नहीं है, किसने कहा? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी हार्टन एंड हंट, ऑप्शन सी जी.एच. मीड और ऑप्शन डी इलियट एवं मेरिल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ऑप्शन बी समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है और ऑप्शन डी समाजशास्त्र समाज में व्याप्त समान नियमों को अध्ययन करता है। तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन बी समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन नहीं करता है, होना चाहिए। तो इसमें लिखा है करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीयता, ऑप्शन बी हम की भावना, ऑप्शन सी सामान्य जीवन और ऑप्शन डी ऐच्छिक सदस्यता। तो ऐच्छिक सदस्यता क्या है? समुदाय की विशेषता नहीं है, ये किसकी है? समिति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, यह किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी बोगार्ट्स और ऑप्शन डी डेविस। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक संगठन, ऑप्शन बी सामान्य भूभाग, ऑप्शन सी बहिर्विवाह और ऑप्शन डी सामान्य संस्कृति।
तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी जो दिया है बहिर्विवाह जनजातीय समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी ए.एल. शर्मा। तो इसमें से कौन सी द रिमेम्बर्ड विलेज किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित एस.सी. दुबे की पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन ए इंडियाज विलेजेस, ऑप्शन बी इंडियन विलेज, ऑप्शन सी विलेज इंडिया और ऑप्शन डी विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टी.के. ओमान, ऑप्शन बी के.एल. शर्मा, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी एस.एल. दोषी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 एस.एल. दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन है? लोनली क्राउड, ऑप्शन ए जी.सी. हुमान, ऑप्शन बी डेसमंड मॉरिस, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी रिजमैन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए डब्ल्यू.जी. समनर, ऑप्शन बी मैकाइबर, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो इसमें से किसने किया? ऑप्शन ए समनर ने हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह संबंधित है, मतलब किसने संदर्भ समूह की अवधारणा दी? ऑप्शन ए आर.के. मर्टन, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी ए.डब्ल्यू. ग्रीन और ऑप्शन डी सी.एच. फुले। तो इसमें से संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी ऑप्शन ए आर.के. मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिवार का प्रकार बर्गेस और लॉक ने नहीं दिया? मतलब बर्गेस ने दिया है। ऑप्शन ए सरल यौगिक, ऑप्शन बी समानतावादी प्रभुत्व वाला तथा स्वायत्त, ऑप्शन सी संस्थात्मक तथा सहचारिता, ऑप्शन डी एकाकी एवं संयुक्त। तो बर्गेस एवं लॉक ने संस्थात्मक और सहचारिता परिवार की बात की है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन एंड चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक द कमिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कहा परिवार विलुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन ए एल्विन टॉफलर, ऑप्शन बी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी विलियम वुल्फ। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन बी फर्डिनेंड लुंडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समता की चेतना अंतःक्रिया सामाजिक संगठन को सामाजिक समूह की विशेषताओं के रूप में पहचाना? ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी बियर स्ट्रीट, ऑप्शन डी गिन्सबर्ग। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बियर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन के अनुसार अपने परिवार कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमिज्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी ई.बी. टायलर और ऑप्शन डी फ्रेजर। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ई.बी. टायलर। एनिमिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्विवाह का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए श्रेणी बहिर्विवाह, ऑप्शन बी पिंड बहिर्विवाह, ऑप्शन सी गोत्र बहिर्विवाह और ऑप्शन डी ग्राम बहिर्विवाह। तो इसमें से कौन सा बहिर्विवाह का स्वरूप नहीं है? तो श्रेणी बहिर्विवाह का स्वरूप नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए यौन संतुष्टि, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी बच्चों का पालन पोषण, ऑप्शन डी संन्यास। तो ऑप्शन डी संन्यास
विवाह का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीएमए 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह करवाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 11 और ऑप्शन डी धारा 15। तो कौन सा गैर जमानती अपराध है? ऑप्शन बी धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए आई कर्वे मतलब इरावती कर्वे, ऑप्शन बी ई रॉस, ऑप्शन सी आईपी देसाई और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए रॉस। ये हमारे टोटल 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी इन दोनों वीडियो को कंपाइल करके एक साथ फिर से अपलोड करने की। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।